खुशामदीद आप सबका जेके आवाज़ में। मैं हूं कामरान खान। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ 2 बार रहे एमएलसी और वकालत में भी एक ऊंचे दर्जे का मकाम हासिल कर चुके एडवोकेट नरेश गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में इनका नाम जो है शामिल होता है। आज थोड़ा सा इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और कुछ चीज़ें जो है इनसे पूछेंगे, उनके बारे में इनसे जवाब हम हासिल करना आज ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो सियासी हलचलें जो हैं वो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुकी हैं और कुछ नई पार्टीज़ भी जो है, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो भी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है। तो अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर भी गुप्ता साहब से बात करेंगे। पहले तो खुशामदीद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत कामरान साहब, शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद से लेके अब तक क्या खित्ते चनाब में, अपने एरिया की बात करूँगा, खित्ते चनाब में किस तरीके की डेवलपमेंट जो है, जिस तरह भाजपा जो है क्लेम करती आ रही है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है, क्या आपका नज़रिया क्या है इस पर? देखें, बेसिकली एक तो मैं कानूनी आदमी हूँ, वकालत से जुड़ा हुआ हूँ। 370 के एब्रोगेशन के बाद अभी तो मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। एज़ वकील मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, नंबर एक। क्योंकि जिन हालात में जिस सिस्टम को और प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है उसको हम कानूनी तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो लिहाजा उम्मीद लगाना हमारा एक जायज़ हक है। रहा एक चीज़। सेकंड चीज़ ये कि एब्रोगेशन अगस्त में हुआ 19 में, हमें भी इन्होंने हाउस अरेस्ट किया, 2 महीने हम भी हाउस अरेस्ट रहे। अब क्यों रहे ये आज तक एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि हमारे को किस कानून के तहत इन्होंने हाउस अरेस्ट करके 2 महीने से ज़्यादा रखा। रहा तीसरा सवाल कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि इतना वर्ड इसका वेट कम कर दिया है इन्होंने एब्रोगेशन के बाद। प्रचार बड़ा है, मार्केटिंग बहुत है, पब्लिसिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर ग्राउंड उस लेवल पर नहीं है। ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। एब्रोगेशन से पहले भद्रवा की बात करूं, किश्तवाड़ की बात करूं, रामबन की बात करूं, गंदो भलेसा की बात करूं, चिराला की बात करूं, टूरिज़्म सेक्टर में हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में चीफ मिनिस्ट्री की उसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम हुआ। क़याम होने के बाद हमने यहाँ TRCs बनवाई, अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिएट करवाया कि ऑफिशियली +300 अकोमोडेशन यहाँ अवेलेबल थी। उसके बाद लोगों को भी अपने घरों को गेस्ट हाउस बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई कि वो अपने घरों को भी मॉडर्नाइज करें, किचन्स बनाएं, बाथरूम्स अटैच करें और एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो यहाँ। अच्छा, और अच्छा रिस्पॉन्ड वहाँ इन चीज़ों का हमें मिला, भद्रवा के लोगों को मिला, हर जगह के लोगों को मिला। TRC गंदोह में गई, TRC किश्तवाड़ में गई, वहाँ भी एक वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम हुआ। इसी तरीके से बहाना रामबन का एरिया भी, वो ऑलरेडी चूँकि नेशनल हाईवे पे था, उसकी अहमियत उस वजह से ज़्यादा थी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने छोड़ा, आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जाके एक सर्वे करो। मैं सब जो आपके मीडिया के लोग हैं उनको एक जनरल इन्विटेशन देता हूं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप विज़िट करो और उसको देखो कि कितना डिग्रेड हुआ है। जहाँ खिड़की का को कील निकल गया है उसको कील लेने लगा। जहाँ कारपेटिंग हुई है, टॉप की कारपेटिंग हुई थी, उसी हालत में वो सड़ रही है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। TRC हमारा डंडी इतना खूबसूरत था, तबाह करके रख दिया। TRC हमारा सारने का है, आप जाके उसकी पोजीशन को भी देखो,
वो कुछ तो ऑफिशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाई हो गई है, कुछ आउटसोर्स हो गया। जो आउटसोर्स करके इन लोगों ने दिया, वेल ठीक है, मगर जिस पोजीशन में दिया उस पोजीशन में वापस नहीं लिया, वो फर्दर उसकी डेटोरेशन हुई। ये रहा टूरिज्म का सेक्टर, नया बना ज़रूर, मगर उसके बाद ऐसी कोई नज़र लग गई भद्रवाह को कि कोई ना कोई किसी न किसी हालात से यहाँ टूरिस्ट का आना जाना जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, मिनिमाइज हो गया है। अकोमोडेशन और हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि बेकारी है, बेरोज़गारी का, बेकारी का तो मुझे लगता है कि अब 25% के करीब जम्मू कश्मीर में हो गई है। और 25% और बेरोज़गारी हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नहीं होगी, किसी भी रियासत में। मैं ग्राउंड पे फिगर दूंगा आपको। तो क्या डेवलपमेंट है, ठीक, रोड्स की वाइडनिंग, नई रोड्स हमारे वक्त में, कांग्रेस के वक्त में, और पर्सनल गुलाम नबी आज़ाद की इंटरवेंशन से हुई है हर जगह। प्रोजेक्ट उस वक्त के हैं, अर्थ वर्क हुआ उस वक्त का, इसकी जो रिटेनिंग वर्क्स था, जो प्रोटेक्शन वर्क था, लेन ड्रेन्स आगे पीछे जो भी इनमें कुछ छोटे ब्रिज थे, कोई कल्वर्ट्स या दूसरी तीसरा, उस वक्त के चल रहे हैं। चंबा रोड हमने छोड़ी उस वक्त, जिस हालत में छोड़ी है उससे भी बदतर हालत में आज की पोजीशन में है। बिल्कुल हमारा ये ये जो हमारा ये है छतरगला तक हमारी बीआरओ ने रोड बनाई थी। बीआरओ से आगे की रोड आप सरथल टूवर्ड्स ऊनू देखें तो उसी तरह पड़ी हुई है। मैं पिछले साल लास्ट ईयर गया था, मैं उसी पोजीशन में है। आज तक ये लोग 8 सालों में उसको थ्रू नहीं करा सके। चंबा रोड को बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, रोड्स के रिगार्डिंग ही मैं बात करूँगा। कुछ महीने कबल जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ पे आए थे डोडा में, और उस वक़्त ये क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने एक बयान दिया था, ये जो 2 रोड्स हैं इनको जयमाला प्रोजेक्ट में डाला गया है। भाजपा के यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ का बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको एडवर्टाइज़ कर रहे थे कि ये 2 रोड्स जो हैं जयमाला में डाल दी गई हैं। बात ये कामरान जी, डालने का तो चर्चा हो गया, साल हो गया मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अपने ऑनरेबल गडकरी साहब जो माननीय हैं, आज की डेट में ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मिनिस्ट्री में कोई कॉम्पिटेंट एफिशिएंट मिनिस्टर हैं तो वही लगते हैं, गडकरी जी। देखें, ऐसी में कोई दूसरी राय नहीं है, मगर हमें भद्रवाह में या हमारे एरिया में कुछ हमको नज़र नहीं आया। जयमाला का प्रोजेक्ट है, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बड़ा जिक्र करते हैं। उनको तो भद्रवाह की लोकेशन का, टोपोग्राफी का 0% पता भी नहीं है, कि वो सिर्फ स्टेटमेंट देने में उनका मुकाबला कोई नहीं है। उसकी जितनी सराहना की जाए तो कोई कम, मैं हर आए दिन वो बीआरओ के तहत बोलते थे कि हमने जी ये जो है हमारा टनल है ये हो गया। फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी हमारे वक्त में हमने कराकर फाइल वहाँ रखवाई है टनल की, मगर 8 साल से टनल के बारे में इनकी मीटिंगें, अगर आप पुराना रिकॉर्ड निकालो, पुरानी सारी बातें निकालो, तो डॉक्टर साहब, मुझे पर्सनली रेस्पेक्ट है उनकी, हमारे आदरणीय यहाँ के सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ बनता है, मगर ग्राउंड पे हमने उनसे कुछ देखा नहीं। हमने उनको वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एमपी या मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे भी हैं। बाकी लोगों ने तो हमारे ने दिया ना। 20,000 वोट उनको पहले बार मिला, दूसरे बार भी उनको इतना मिला, तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको 20,000 मिलना कयामत है। वो कठुए के 1 लाख के बन का मुकाबले में हो सकता है। नहीं सर, फिर उन्होंने अपनी तरफ से तो कर दिया ना, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट भी। ठीक, आपने बात कर दी, आप दुखती रग पे बात करते हैं जी। आपकी कॉम्पिटेंसी का भी मैं आपको शाबाश देता हूँ। धन्यवाद।
बेसिकली क्या था कि जिस वक्त मेडिकल कॉलेज डोडा में सैंक्शन किया गया 12 में, जी उस वक्त एक रोश था हमारे इस एरिया में भी कि देयर शुड हैव बीन ए मेडिकल कॉलेज एट भद्रवाह, भद्रवाह से। बट द पैरामीटर अडॉप्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर क्रिएशन मेडिकल कॉलेजेस, एक बात वहां जरूर आई कि इट शुड बी लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक। ठीक, अब उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की वजह से हम रुक गए, हम पर राइडर लग गया। जी अब राइडर लग गया टू कंपनसेट दैट, गुलाम नबी आज़ाद चूंकि हेल्थ मिनिस्टर थे, जी उन्होंने आयुष के तौर पर, आयुष डिपार्टमेंट भी एक उनका विंग है, जी बिल्कुल। उन्होंने एक क्रिएट किया कि यहाँ हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंस्टीट्यूट खोलेंगे। और नॉर्दर्न इंडिया में हमारी 4-5 स्टेट्स हैं का पहला इंस्टीट्यूट भद्रवाह में सैंक्शन किया। जी ये कैटर करेगा बाकी स्टेटों को भी, और सब सेंटर के तौर पर ये प्रोजेक्ट है, दिस इज़ द प्रोजेक्ट। और उस वक्त इनिशियल स्टेज में इसकी एस्टिमेटेड कास्ट जो थी वो 100 करोड़ रखी गई थी। टोटल बजट इसका रखा गया जो वो रखा गया 100 करोड़। और उसके फेज मैनर में ये कहा गया कि आने वाले वक्त में ये इंस्टीट्यूट डिग्री कोर्सेज और पीजी कोर्सेज की क्लासेस भी यहाँ से आपको निकाल के देगा। इतने में 14 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया हमारा। 14 में सरकार बदल गई तो ये बीजेपी की और पीडीपी की सरकार यहाँ आ गई, वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई। बदकिस्मती से उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हमारे चौधरी लाल सिंह जी बन गए। चौधरी लाल सिंह जी चूँकि हमारे यहाँ उस वक्त हमारे लोगों के खिलाफ थे, क्योंकि हमने इनको मैंडेट नहीं दिया था कांग्रेस ने, तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके उनके टिकट पर वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। तो इन्होंने हमारा को 303 करोड़ रुपया डॉक्टरों के क्वार्टर्स रेजिडेंशियल क्वार्टर का यहाँ से शिफ्ट किया जम्मू के लिए, कठुआ के लिए। और ये भी प्लानिंग की कि ये यहाँ चूँकि यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल लेने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं रहेगी, तो लिहाजा इस प्रोजेक्ट को भी शिफ्ट किया जाए। तो जिसमें लगता है कि इस इशू को आगे थोड़ा सा जो चलाने में डॉक्टर साहब का भी रोल रहा। आज़ाद साहब ने कोई पर्सनल लेवल पर डीओ लेटर कोई उसके चीफ मिनिस्टर साहब को, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, उस वक्त के मेडिकल जो हेल्थ एजुकेशन के आयुष के मिनिस्टर थे उनको लिखी, मगर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, वे आउट नहीं निकला। अल्टीमेटली उन कागजात को लेकर, उन चिट्ठियों को लेकर मैंने हाई कोर्ट में अपने नाम से रिट पिटीशन यहाँ फाइल की। 8 लोगों की तरफ से हमने पिटीशन फाइल की जो भद्रवाह के सिटीजन्स हैं। 1.5 साल हमने उस पिटीशन को कंटेस्ट किया। पहले तो स्टे लिया कि यहाँ से ये शिफ्ट नहीं किया जाए, और उसके बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारी मेहनत से, सिंसियरिटी से और डेडिकेशन से हाई कोर्ट ने हमारे हक का फैसला दे दिया कि भद्रवाह से ये इंस्टीट्यूट शिफ्ट नहीं होगा। तो चूँकि गवर्नमेंट थी, अब इनकी वो जो एक्सरसाइज थी वो फ्यूटाइल हो गई, तो वो मजबूरन चूँकि कोर्ट का फैसला था। उसके बाद हमने भी नोटिस जारी किए इनको, तो रह दे के तो कहीं जनवरी के महीने में आके, मुझे लगता है कि 18 में शायद, हमारे जो माननीय मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, इन्होंने कहीं फाउंडेशन स्टोन रखा यहाँ आके। उस वक्त 2 करोड़ रुपए हमारे पास अवेलेबल था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी यूटिलाइजेशन हुई। तो पिछली बजट में शायद 2 करोड़ रुपए शायद और मिला है। तो वो इंस्टीट्यूट उस बेस पर चल रहा है, कोर्ट के बेस पर चल रहा है। सैंक्शन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया था, ये शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से, इनको शिफ्ट करने हमने नहीं दिया, क्योंकि मैंने रिट पिटीशन डाली थी और अपने नाम से डाली थी।
जी, मतलब फिर आपके कहने का ये मतलब है कि भद्रवाह के लिए जो भाजपा एक बहुत बड़ा क्लेम कर रही थी कि हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट, मैं कहता हूँ कि शायद वाहिद वही एक अचीवमेंट थी, तो वो भी आप कह रहे हैं कि आपके थ्रू, कोर्ट के थ्रू देखिए, यहाँ आया। हाँ, कोर्ट के थ्रू, वो कोर्ट के थ्रू आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वर्ड हाई एल्टीट्यूड उसमें पुश किया, वो अपनी अपनी टांग ऊपर रखने के लिए। वो इन्होंने एक वर्ड उसमें, हमारा पहला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बाद इन्होंने उसमें हाई एल्टीट्यूड का वर्ड ऐड कर दिया। बस दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। ये अचीवमेंट मुझे इनकी लगती है। बाकी लोकल रोड्स जो हैं, इंटरनल लिंक रोड्स हैं हमारी गांव की, हमारी गंदो भलेसा की रोड है, हमारी जाईकारा की रोड है, हमारे जो ये हमें इंटरकनेक्ट करेगा दूसरी जगहों से, ताकि यहाँ का एरिया जो बढ़े, यहाँ कोई थोड़ा सा कारोबार बढ़े। और पुरानी जो ट्रेडिशंस थे यहाँ, वो लोग यहाँ आते थे कारोबार के सिलसिले में, तो उनको थोड़ा सा और बढ़ाने का मौका मिले, वो उसी तरह पड़े हुए हैं। गंदौर रोड जो ये है हमारी भलेसा रोड, बुरी हालत में है, रट्स पड़े हुए हैं, सोलिंग मेटल कहीं है नहीं, ब्लैक टॉपिंग का तो अभी सिलसिला नहीं है, वैसे फेयर वेदर रोड है। तो सीज़न, तो अब सीज़न आप देख लीजिए हमारे पास सीज़न कितना होता है, इस सीज़न में भी वो चला नहीं पाए। जो लोग आते जाते हैं वो अपने रिस्क पे ही आते जाते हैं। ठाठरी वाली रोड तो, कारे वाली रोड तो, हमारी जोड़े वाली रोड तो अभी खुली नहीं, उसी पोजीशन में पड़ी हुई है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये आके कहीं हमसे डिबेट करें कहीं, कि हमने क्या किया और हम बताएं हमने क्या किया। ये सिर्फ हम पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया जी, इन्होंने कुछ नहीं किया जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, गरीबी की सतह में इजाफा इनके वक्त में हुआ। राशन हमने भी उस वक्त सारी कम्युनिटीज़ को फ्री दी है। फूड फॉर सिक्योरिटी बिल हमने लाया, जिसके तहत 2 रुपए का हमने चावल देना था, 2 रुपए का आटा देना था और 3 रुपए का शायद चावल देना था। 5 रुपए की राशन जो बनती थी, तो मेरे ख्याल 5 लोगों को फैमिली में देनी थी या 6 लोगों को देनी थी ना। एक राशन कार्ड पे हमने 30-35 किलो देना था। जी बिल्कुल। ठीक है, 30 किलो भी अगर देते हैं तो 150 रुपए की राशन होगी, ज़्यादा नहीं। वो भी इन्होंने, पहले तो हमने सबको दिया था, इन्होंने तो सिर्फ ये जो ये है हमारा अंत्योदय और ये बीपीएल के उसमें कैटेगरी में जो लोग हमारे आते थे उन्हीं को दिया, बाकियों को तो है नहीं। चीनी का, केरोसिन ऑयल का तो सिस्टम इन्होंने क्लोज़ कर दिया। गैस के सिलेंडर की कीमत आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। 400 के करीब हमारे वक़्त में था और 8 सालों में वो 1100 के करीब करीब हो गया। सिमिलर पोजीशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे, उनकी पोजीशन को देख लो आप। 25% की बेकारी, 25% की बेकारी मैटर रखती है। ठीक, अभी परसों यहाँ चंडीगढ़ में होम मिनिस्टर साहब आए थे। इन्होंने 2-3 स्टेटों के बारे में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और चीज़ों के बारे में डिस्कस की। तो मैं देख रहा था कि अपने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब की ज़बानी एक बात निकली, स्टेटमेंट में रिपोर्टेड है, मुझे लगता है कि कल संडे था, संडे की अखबार में रिपोर्टेड है कि 200% केसेस नारकोटिक्स के रिलेटेड में इजाफा हुआ है। अच्छा, ये वो खुद बता रहे हैं। खुद बता रहे हैं। अगर 200% केसेस में इजाफा हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, पढ़े लिखे हैं, ट्रेनिंगें करवाई हैं, बड़े बड़े दूर से ट्रेनिंगें करके आ गए, पीजी कोर्सेज किए हुए हैं, बेकार हैं, डिप्रेशन में हैं, डिस्ट्रेस्ड में हैं, तो वो तो यही अडॉप्ट हो रहा है, कल्चर तो यही डेवलप हो रहा है, इसी तरफ को जा रहा है। क्राइम बढ़ गया है। तो अब
आफ्टर एब्रोगेशन के बेनिफिट और डेवलपमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप सोसाइटी में, समाज में देखो। अब सुसाइड का, चूंकि मैं वकील हूँ, नज़र हमारे क्राइम पर भी रहती है, क्रिमिनल लाइनों पर भी रहती है। न कोई भी पेपर में कोई ऐसी बात छपती है तो हम उस पर हमारा फोकस रहता है। सुसाइड की रेशोज़ में लेडीज़ में इजाफा हमारे वक्त, इनके वक्त में हो रहा है, इनके वक्त में हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट बताता हूँ मैं आपको। देखें, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट शोज हाउ इन द ईयर ऑफ 1919 द एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर हैव इंक्रीज फ्राम 11.57 टू 16.29% इन 2021 इट वेंट अप टू 5.2% एज पर अनदर रिपोर्ट। और उसके बाद देर आफ्टर अगर 22%, 5.2% ऑफिशियल फिगर 21 में बता रहे हैं, तो आज तो 22 है। क्योंकि इनके पास लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लगाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ईमानदारी का, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा ढंढोरा पीटा इन्होंने। और जो पुलिस की भर्ती हुई सामने है, असिस्टेंट जो फाइनेंस के वो जो हुए असिस्टेंट जो लगे रूरल डेवलपमेंट में, वहाँ आप उनका देखो। फायर इमरजेंसी सर्विसेज में लोग सड़कों पे हैं। रिक्रूटमेंट क्या हो रही है? जो हो रही है वो क्रिटिसिज्म में आ रही है। उसमें स्कैम नहीं कर रहे हैं, स्कैम नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, स्कैम, आप करप्ट आदमी हैं, आप पकड़ो उनको, आप FIR लगाओ उनके खिलाफ, कोर्ट देखेगा, लॉ अपना काम करेगा। ढंढूरा पीट के 8 सालों में इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे हैं कि ये 50 साल 60 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई आज आप कर रहे हो, आप अपनी जलन को मटाने के लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल भी कर रहे हो, मगर फिर भी आपको कांग्रेस के किसी आदमी के खिलाफ तो कुछ नहीं मिल रहा। भाई 8 सालों में तो उसको फांसी लगनी चाहिए थी, उसको सजा होनी चाहिए थी। जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि हमने यहाँ वो लाया है, हाँ एक चीज़ में पक्का यहाँ हिंदुस्तान ने तरक्की की, बरादरी को, लोगों को, समाज को बांटने में जो तरक्की हुई उसका मुकाबला नहीं। तो इसके अलावा आपको नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में भाजपा की तरफ से हमारे एरिया के लिए कुछ डेवलपमेंट हुई है? देखें, डेवलपमेंट छुपाने की बात तो है नहीं। बताएं कि कौन सा ऑफिस इन्होंने नया यहाँ क्रिएट करवाया। यूनिवर्सिटी में जितने सब्जेक्ट उस वक्त हमने लाए हैं, लास्ट सब्जेक्ट मैंने BEd का यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था, बड़ी मुश्किल से, वही चल रहा है और कोई कोर्स नहीं आया। कोई स्टेडियम के लिए मैं खुद पर्सनली भी उस वक्त के एडवाइज़र स्पोर्ट्स को जो डील करता था उसके पास गया था। उसने कहा क्या किया, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, अब हम बनाएंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम। ना स्पोर्ट्स स्टेडियम कोई इंटरनल को गेम्स के लिए, ना एक्सटर्नल गेम्स के लिए, ना क्लास में कोई इजाफा हुआ। विजिबिलिटी होनी चाहिए ना। यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट बढ़ा, कोई डिग्री कॉलेज में कोई सब्जेक्ट बढ़ा, कोई हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल में चीख के कोई अंदाज़ा न रखा मैंने कि गाठा निचला थड़ा स्कूल को अपग्रेड करो। चकसू हमारा यहाँ पंशेई में एक स्कूल है, उसको अपग्रेड करो, डिज़र्व करते हैं। नहीं हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ? रूटीन में अगर किसी सड़क पे ब्लैक टॉप हो गई, रूटीन में भी तो आखिरकार कुछ काम है ना, तो वो मैं कह नहीं सकता जी। मगर नया प्रोजेक्ट, नई डेवलपमेंट, आज तो इनको शिकायतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर लोगों का ये इल्ज़ाम है सर। एक मिनट सुनिए जी। सरपंच से लेकर DDC तक
एमएलए यहाँ की जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। आज तो कोई है ही नहीं कोई दूसरा कि कोई कहे कि नहीं जी कोई कांग्रेस का, कोई दूसरी पार्टी का, कोई तीसरी पार्टी का है। आज तो पिछले तो 7-8 साल से तो यही म्यूनसिपैलिटी भी इनके पास, कौंसलर पीआरआई सारे यही, डीडीसी यही, बीडीसी यही, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एलजी यही, सेंटर में यही। अब आज भी ये अगर हम कोई कोसें, माना कि हमने काम नहीं किया, तो भाई आप लोग आगे, भाई आप लोग तो कुछ करके दिखाओ भाई। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, आप लोगों ने खाली, मुझे लगता है ये हमारे बेचारे, ये जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, ये तो बेचारे चलो हमारे साथी हैं, मुझे इनके जज्बात की कदर है। ये तो अंडर ओब्लिगेशंस भी हैं कि पार्टी के एजेंडे को आगे इनको चलाना है, वरना पूछता कौन है। तो मां स्वाए कुछ ठेकेदारों के, मुझे उन्होंने अपने तौर पर ठेकेदार जो हैं, उन्होंने अब कोई इसमें उनका कोई डेवलपमेंट हुई हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी यहाँ कोई डेवलपमेंट तो दिखने में नज़र नहीं आती। लेकिन सर एक क्रूशल टाइम जो है यहाँ पे, जब कोरोना जैसी वबा जब आई, वो देश के लिए जो है एक क्रूशल टाइम रहा। ठीक। तो उस वक्त में मैं भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं खामोश दिखा। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो हमारे एक्सएमएलए भद्रवाह हैं दलीप सिंह परिहार जी, वो काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आए। उन्होंने गरीब आवाम तक जो है मुफ्त में राशन पहुंचाया, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे। उस वक़्त कांग्रेस क्यों खामोश रही? उस बुरे वक्त में कांग्रेस क्यों लोगों के काम नहीं आई? क्या अपोजिशन में रहकर वो उस वक़्त लोगों के लिए खिदमत अंजाम नहीं दे सकते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे लोग रहे, अपने सोर्सेज के ज़रिए जहाँ जहाँ वो मदद कर सकते थे, उन्होंने अपनी मदद करने में कोई कमी नहीं रखी है। हाँ, रहा कोई पब्लिसिटी देकर कि मैं जी 10 किलो चावल लेके तो मैं वहाँ बांट के आया, वो पब्लिसिटी हमारे लोगों ने नहीं की। मगर अपने इन एंड अराउंड में अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि हमारे को तो कोई पार्ट उस वक्त तो कोई सरकार है नहीं हमारी, कोई सरकारी एजेंसियाँ तो हमारी थी नहीं। जो भी यहाँ कोविड के सिलसिले में यहाँ कोई हाल इन्होंने वो बनाए, क्या कहते हैं, जो कोविड सेंटर्स बनाए, वो सेंटर का सामान कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो यही लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आप जिसका जिक्र किया कि आपने जी कोई यहाँ आके किसी ने कोई राशन बांटा या यहाँ लगातार रहे, एक ड्रामाबाजी करने के लिए हो सकते हैं। ड्रामाबाजी करने के लिए मैं इस बात को दूसरी बात नहीं कर सकता, मगर जो ये कहते हैं ना खिदमत खलक, इसको कोई अहमियत इतनी बड़ी इसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, एक खामोशी से मुझे समझता हूँ। और जहाँ तक रखा है मेडिकल कैंप्स लगाने का ताल्लुक, तो मेडिकल कैंप्स में मुझे लगता है कि मैंने ही एक कैंप यहाँ पिछली दफ़ा, मतलब इसमें कोविड के सिलसिले मास्क, सैनिटाइज़र्स, बुक्स, मेडिसिन्स जो हैं वो यहाँ दिल्ली में लगाया। कम से कम ₹1,00,000 का सामान हमने बांटा। या उससे पहले हमारे लोग गए थे वहाँ सेरी के छतरा गुड़ाका के एरिए में, वहाँ ने कैंप लगाया था। ऐसी बात नहीं है। हाँ, उस लेवल पर नहीं लगाया। ये अगर 10 लाख 20 लाख खर्च करते हैं तो हमारे लोगों ने 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए खर्च किया, पर खर्च करने में हम लोग पीछे नहीं थे। ऐसी बात नहीं है कि अपने लेवल पर जिस की कोई मदद उस वक्त हो सकी, मुमकिन हो सकी, वो हुई। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप प्रचार नहीं करते हैं? हाँ, प्रचार मैंने अभी आपको बताया। यहाँ हमने डिमार्केशन डिवीज़न लाई है, यहाँ हमने प्रचार किया। कोई किसी को पता है कि डिमार्केशन डिवीज़न यहाँ चनाब वैली को अटेंड कर रही है? कोई डिमार्केशन डिवीज़न यहाँ हमने किसी ने प्रचार नहीं किया। हमने जेल की बिल्डिंग बनवा के यहाँ दी, हमने प्रचार नहीं करवाया, कोई प्रचार नहीं करवाया। यही आयुष की आपने बात की, हमने कोई प्रचार नहीं किया। अदरवाइज तो हमको उसी वक्त उठ के काउंटर करना चाहिए था अपने मिनिस्टर साहब का। हमने कोई काउंटर नहीं किया। इतनी बिल्डिंगें और बनवाई हमने, इतनी बिल्डिंगें बनवाई। कम्युनिटी हॉल आज़ाद साहब ने बनवाया नीचे, कोई प्रचार नहीं किया। बारूम, डिस्ट्रिक्ट बारूम, यहाँ पंचायतों में मैंने सराय बनाए 4, हमने कोई प्रचार नहीं किया। हम प्रचार नहीं करते। ये तहसील का ब्रिज 100% मैंने बनाया,
बनवाया उस वक्त, कोई प्रचार हमने नहीं किया। सर, ये खामी किसकी है? आप प्रचार नहीं करते हैं तो लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी? आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो कैसे आम जनता तक पहुंचे? देखिए, बात ये है कि जो सेनर एलिमेंट है, विजडम अपने आप परवेल करती है। प्रचार, अच्छे दिनों का प्रचार सारी जगह का तो हुआ, बुरे दिनों का कोई देखना ना। बुरे दिन कितने हैं आज? यही हाल रहा मुल्क का। इकॉनमी इतनी गिर गई है, कोई कामकाज यहाँ बड़ा नहीं है। आप भी यहाँ लोकल रहने वाले हो, आप मुझे बताओ कि सरकार की तरफ से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ इस एरिया में लगा है कि जिसमें हम कहें कि नहीं जी, हमारे लोगों को यहाँ कुछ राहत मिल रही है? कारण क्या है? मतलब एक लाइन में आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? आखिर डेवलपमेंट भी आप कह रहे हैं नहीं हो रही है, उस एंड से भी आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। बिजनेस यहाँ का आप कह रहे हैं वो भी ठप हो चुका है। दुकानदार परेशान, हर कोई परेशान। तो इसका कैसे आप इसको समझते हैं? एक लाइन में इसको बयां करें। हाँ, हम डेफिनेटली अब लोगों के पास जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इलेक्शन का वक्त आने वाला है। हमने लोगों के पास जाना है। जो भी हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ जिसको भी नामजद किया जाएगा, उसके प्रचार के लिए हमने जगह जगह जाना है। उस वक्त प्रचार करेंगे, हम ओपनली करेंगे, सबके सामने करेंगे। एक बार डंडोरा हम एक ही बार बचाना चाहते हैं, हम बार बार डंडोरा नहीं बचाना चाहते। आप जाके कन्फर्म करें, यहाँ ऑफिशियल तौर पर, रिकॉर्ड के तौर पर कन्फर्म करें कि यहाँ एडीसी के पोस्ट को अपग्रेड करने में क्या रोल किसका रहा। ऑफिशियली पता करें ना, ऑफिशियली कागजों पे पता करें। अगर आपको वहाँ पेपर नहीं मिलते, डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, आप मुझे बताइए, मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। नहीं, यहाँ तो फिर जैसे आप बयां कर रहे हैं कि एडीसी की जो पोस्ट है उसको अपग्रेड कराने में आपने जो है एक अहम रोल निभाया है। मैं उस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने जो है एक क्लेम किया था, मेरी पूरी बात सुनिए। उसमें ये क्लेम कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कि हमने यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट जो है एक बनवाने के लिए वो ख्वाब दिखाया था लोगों को, और वो ख्वाब जो धरा का धरा रह गया है, उसके बारे में क्या? देखें कामरान साहब, ख्वाब बताना, सपने दिखाना आसान है। सपने यहाँ उस वक्त ये दिखाया जब हमने यहाँ डीडीसी का इलेक्शन लड़ा। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट ला रहे हैं, माफ़ करना आप, हम बनेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट ला के देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम घर घर एक नौकरी देंगे। यहाँ हमने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ा तो यहाँ सीवरेज, ड्रेनेज का, वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का, यहाँ पार्किंग्स को डेवलप करने का एक मेन एजेंडा था। आप खुद बताएं, मैं नहीं बताता। रहा मिनी सेक्रेटेरिएट का, मिनी सेक्रेटेरिएट का कोई प्रपोजल नहीं था। देयर वाज नो सच प्रपोजल। क्या प्रपोजल था कि ये जो एग्जिस्टिंग हमारा यहाँ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स भद्रवा में जो कोर्ट के अदालतों के साथ था, इसको अपग्रेड करने का था, कि इसको अपग्रेड किया जाए, रेनोवेट किया जाए, अकोमोडेशन एक्सटेंड की जाए। दिस वाज द ओनली दिस पर्पस बिहाइंड दैट। वो ठीक। अब पॉलिटिकल विल किसने अपना इस्तेमाल किया, इसको वो पैसा जो अपग्रेड करने के लिए आया था डाइवर्ट करवाया और इसको डिसमेंटल करवा दिया। डिसमेंटल करवाने से ये हुआ, अच्छा भला एरिया, नज़दीक एरिया, और वॉच डॉग की तरह यहाँ हमारी जो बाहर के लोग हैं, वकील लोग हैं, वो वॉच डॉग की तरह नज़रें लगा के होते हैं इन दफ्तरों पे कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। रिलीफ ओरिएंटेड अप्रोच होती है उन अदारों में जो लोग काम करते हैं। तो यहाँ ये अंडर कंट्रोल था ये जो अदारा था, मगर उसके बाद ये डिसमेंटल करवा दिया गया। अब अगर प्रोजेक्ट जो मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए आप बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट अगर कोई सैंक्शन होता तो पाइपलाइन में निकल के आ जाना चाहिए था। तोड़ा हुआ है जो, उसकी तामीर शुरू होनी चाहिए थी। तो ये जो प्रोपेगेंडा, झूठे मार्केटिंग है ना, ये टेम्परेरी फेज़ है। ये एक्सपोज कर देते हैं उन लोगों के इन एजेंडाज़ को, जो एजेंडे लेकर वो आते हैं कि नहीं जी हम ये बताएंगे तो हम ये होगा। कुछ नथिंग डूइंग, कुछ नहीं है। मैं चूँकि खुद वहाँ रहा और वहाँ मेरे सामने की बात है, चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी थी, उनके सामने
कई लोगों ने तो वहाँ ये प्रपोजल दिया कि पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को तोड़कर पार्किंग प्लेस बनाया जाए। आई रेजिस्टेड दैट। मैंने कहा वो ऑलरेडी एनमार्ग्ड एरिया, डेवलप एरिया जच्चा बच्चा के लिए है, मदर चाइल्ड के लिए ऑलरेडी है, और एक हमारा इंस्टीट्यूट दूसरा एंसिलरी मेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए है। तो वो डिफाइन हुआ है, वहाँ मरम्मत भी चल रही है, प्रोजेक्ट भी सेंक्शनड हैं, ये नहीं खोल पा रहे तो अब क्या किया जा सकता है। तो उसी तरीके से कुछ लोग वहाँ भी डिसमेंटल कराना चाहते थे, मगर वो उस वक्त मैंने रजिस्ट किया था कि डिसमेंटल नहीं किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइन उनके लिए आइडेंटिफाई हुए हैं इसके लिए, जच्चा बच्चा के लिए, और वो आज तक 8 सालों में ये खोल नहीं सके। तो फिर क्या मैं प्रोग्रेस बताऊँ इनकी। गया नया पुराना नई बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की, टॉप की बिल्डिंग बनी, मशीनरी अच्छी है, अब स्टाफ पोस्ट नहीं होता वहाँ, ठीक है। जब तक हम थे हमने पूरी कोशिश की, अब ये लाइन स्टाफ इनकी तरफ से आना चाहिए। हमने भी उस बारे में, मैंने भी एलजी साहब को 2-3 बार हमने अपॉइंटमेंट भी मांगी। ये सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ, जिसमें मसनाद जी थे, ये शबीर हमारे चौधरी जी थे, ये हमारे खतीब साहब, तनवीर खतीब था, हफीज़ खतीब साहब, हमने एलजी साहब से टाइम मांगा इनके नाम पर। 3-4 बार मैंने खुद अपने इससे ईमेल से मेल की कि हमें टाइम दिया जाए, नहीं दिया उन्होंने, टाइम नहीं मिला। टाइम मिला होता तो हम इन मसलों में जिक्र करते, जब टाइम नहीं मिला तो हमने रिटर्न में भेज दिया है। अब रिटर्न में हमारे उस पर कितनी नज़रसानी करते हैं मैं नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी कहीं एक चैलेंज तो नहीं बनने वाली कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में? देखें, जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, यहाँ हर पार्टी को, हर आदमी को आने का, इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने का, यहाँ के मसलों को उभारने का पूरा हक हासिल है, ठीक है। रहा दूसरा कि स्पेसिफिक आपने किसी पार्टी की बात की, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ना आने का फ़र्क पड़ता है तो ना जाने का फ़र्क पड़ता है, मैं समझता हूँ। मगर जो लोग जाते हैं उन लोगों को किस सोर्स से, किस एजेंसी से लिया जाता है, क्योंकि वॉलंटरली मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जाते हैं वॉलंटरली, क्योंकि वहाँ है क्या, जिस कुएं में पानी नहीं है उस कुएं के पास क्या जाना है, और जिसकी पॉसिबिलिटी ही कोई नहीं है कि उसको कोई पाइप लगेगी और कुआं भरा जाएगा। तो जो कुआं पाइप पानी देने के काबिल नहीं है, जहाँ पाइप का कोई सोर्स ही नहीं है, तो वहाँ अगर कोई जाता है तो वो फिर मैं कहता हूँ कि वो खुदा उस पर अपनी नज़र इनायत रखे। तो यूँ ही किसी कईयों को जब वहाँ की बात का पता लगता है कि यहाँ क्या है, तो उसके बाद वो वापसी करते हैं। नहीं, बार बार मैं इसमें एक सवाल ज़रूर ही पूछना चाहूँगा। कोई भी शख्स जो है कभी एक पार्टी में जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, उसके बाद उठ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद तीसरी पार्टी में जाने की तैयारी होती है। आखिर क्या ऐसे पॉलिटिकल लोग जो हैं भद्रवा का भला कर सकते हैं? बस ये खुद समझने वाली बात है ना। कुछ हमारे में कहावत है, कानूनी क्या होता है, री इप्सा लिक्वेटर, कि थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, कि एक आदमी, जैसे आपने एग्जांपल दी कि आज हमारे साथ है, कल दूसरी पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में, कल चौथी पार्टी में, तो वो किस इमेज को लेकर चलेगा। अल्टीमेटली वो अपने आप का वज़न कम करता है और एक्सपोज करता है, बल्कि जो उसकी रेस्पेक्ट होती है मैंने समझता हूँ कि वो मेंटेन रहती है। तो लिहाजा कोई भी मेरा अजीज़ हो, मेरा दोस्त हो, अपना साथी हो, किसी पार्टी में जाए, वो हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। वो पैरेलल कंपेयर कर ले, जो हमारे से गए हैं ना, कुछ लोग हमारे से बीजेपी ज्वाइन करके गए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, हमारे कोई साथी जिन्होंने 10-12, 15-15 साल, 18-18 साल हमारे साथ चले, मुमकिन जितना भी पॉसिबल हमसे हो सका उनकी मदद हमने की। अब गए हैं कुछ लोग बीजेपी में। सपने दिखाना कुछ अलग बात है, मगर सपने देखकर जब उनको 2-4 बार हार शार पड़ गए तो उसके बाद वही हार हैं। आज वो सारे के सारे जो हैं फिर हमारे पास दाएं बाएं करके, कोई फ़ोन करता है डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली करता है
कि नहीं जी हम शर्मिंदा हैं, ये है वो है। हमने कोई बात नहीं यार, आप हमारे साथी हो, हम आपको वापस लाएंगे, कोई बात नहीं, अगर आप महसूस करते हो। तो ऐसे ही आपने कहा कि वहाँ कुछ लोग हैं जी जो गए और कुछ उन्हें वापसी कर रहे हैं। तो कामरान जी जहाँ अंदर जाओ, आप अंदर जाने के बाद पता लगता है कि जिस जगह मैं आया हूँ वहाँ मेरी रेस्पेक्ट क्या है, मेरा उनका आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट उनके क्या है। किसी को गालियाँ देना, किसी को चोर कहना, बदतमीज़ किसी को कहना, या अनवारंटेड एरोगेंटनेस से किसी से बात करना, या कोई उसके खिलाफ एलिगेशन लगाना, वो पॉलिटिक्स तो नहीं है ना। ठीक है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। और जो लोग खुद इसमें रहते हैं, शीशों के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि वो स्पेस जो बनाते हैं वो किसी पर पत्थर फेंक के बनाते हैं। जब उनको एहसास होता है कि हमने इस पर पत्थर फेंका है, हमारा घर तो बहनचोद उससे भी ज़ुरज़बर हो चुका है, तो वो वापसी करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी आने वाले वक्त में वही होगा। अल्टीमेटली जो यहाँ फाइट होगी वो कांग्रेस और बीजेपी की डेफिनेटली होगी। और आज की डेट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी फोर्सेस को यहाँ से उठाएं, उखाड़ें, ताकि जिन फोर्सेस ने 8 साल में यहाँ का तहस नहस करके रख दिया है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब, आपने कीमती वक्त दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी ये लगातार कोशिश रहेगी कि हम लोगों के जो सवालात हैं वो इन जैसे पॉलिटिकल हस्तियों तक पहुंचाएं, इनसे सवालात पूछें और इनसे जवाब हासिल करें और उन जवाबों को आप तक पहुंचाएं। हमारी ये सीरीज़ जो है आज से हमने शुरू की है और कोशिश रहेगी कि बाकी पॉलिटिकल लीडर्स से भी हम इसी तरह से सवालात पूछते रहें और उनसे गुफ्तगू करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।